नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन और जिसमें आज से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, मैंने राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट करवा दी है। उसकी एक मैराथन क्लास है 4 घंटे की। वो 4 घंटे की क्लास आप ले लीजिए, आपके 15 से लेकर 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब हम जो शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, उससे 10 से 15 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है आरएएस में, आरएएस प्रीलिम्स में। तो दोनों से मिला के 25 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने जो भारतीय इकोनॉमी है वो भी कंप्लीट करवा दी है। उसकी भी एक मैराथन क्लास है 5 घंटे की, जहाँ 7 से लेकर 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने शुरू की है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान सभा की डिमांड थी, किस किस व्यक्ति ने कब कब डिमांड की। तो देखो, संविधान सभा की जो पहली मांग है वो 1857 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की पहली बार मांग की थी। उसके बाद में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1928 में, स्टार मार्क कर लेना, 1928 ईस्वी में नेहरू समिति के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। 1928 में नेहरू समिति बनी थी। उस नेहरू समिति का उद्देश्य था कि संविधान सभा बनाई जाए। इसके बाद में 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने डिमांड की थी संविधान सभा की। उसके बाद में 1934 में ही, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, 1934 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा की मांग की थी। 1935 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की और 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। तो ये संविधान सभा की एक छोटी सी टाइमलाइन है, जिसमें दो चीज़ तो आपको याद रखनी चाहिए। पहली रखनी चाहिए कि 1928 में नेहरू समिति बनी, उसने संविधान सभा की डिमांड की। 1934 में स्वराज पार्टी बनी, उसने संविधान सभा की डिमांड की। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। सबसे पहले तो आपको अगस्त प्रस्ताव कब आया वो याद रखना है, 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो पूछा जाए कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से किया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान सभा बनाई जाएगी इसका जरूर उल्लेख है, लेकिन संविधान सभा का उल्लेख नहीं। घोषणा हुई 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तात्कालिक वाइसराय लॉर्ड लिनलिथ को। जब संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई अंग्रेजों के द्वारा, उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथ को। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ को, याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 ईस्वी। पहली बात सन याद रखनी है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 को। 22 मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था। 1942 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्य के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। तो इसमें याद रखना है कि जो क्रिप्स मिशन है वो अंग्रेज सरकार द्वारा भेजा गया था। और कब भेजा गया था? 1942 ईस्वी में भेजा गया था। इसके बाद में आगे चले तो आगे हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, जो कि 1946 में आया। 1946 में भारत भेजा गया और उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली। क्लीमेंट रिचर्ड एटली उस समय ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जब कैबिनेट मिशन भेजा गया था। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ही था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया।
अब हम संविधान सभा के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 सदस्य थे देशी रियासतों से मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किए गए थे। 389 में से 93 सदस्य देशी रियासतों से नॉमिनेट किए गए थे। उसके अलावा 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे, और उस 296 में भी 292 तो प्रांतों से थे। 292 सदस्य तो प्रांतों से निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा चार सदस्य उच्चायुक्त प्रांतों से थे। अब ये याद रखना है आपको कि जो चार उच्चायुक्त थे वो कौन कौन से थे। एक तो था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था कुर्ग और चौथा दिल्ली। तो चार सदस्य यहाँ से और 292 सदस्य प्रांतों से, और टोटल थे 389। ये थी संविधान सभा का एक स्ट्रक्चर। अब बात करें निर्वाचन की संविधान सभा में, तो याद रखना है कि एक प्रतिनिधि चुना गया था 10 लाख जनसंख्या पे। एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पे चुना गया था। और जो निर्वाचन हुआ था वो कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष रीति या अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन की बात करें तो जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था, और निर्वाचित सदस्य थे 296, क्योंकि बाकी जो सदस्य थे वो तो थे मनोनीत, और 296 सदस्य क्या थे, निर्वाचित। तो उन 296 में से कौन कौन सदस्य थे, किस किस पार्टी से कितने सदस्य थे। तो कांग्रेस पार्टी से 208 सदस्य, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य, यूनियनिस्ट पार्टी से 1 सदस्य, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी से 1 सदस्य, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट से 1 सदस्य, कृषक प्रजा पार्टी से 1 सदस्य, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से 1 सदस्य, सिख या गैर कांग्रेसी पार्टी से 1 सदस्य, वामपंथी पार्टी से 1 सदस्य, और इसके अलावा 8 सदस्य थे निर्दलीय। 8 सदस्य थे निर्दलीय। तो टोटल 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। तो निर्वाचन पद्धति हुई थी आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण मत द्वारा। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए से तीन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है तो क्या करेगा, इन तीनों को सीक्वेंस देगा, यानी कि प्रेफरेंस देगा। प्रेफरेंस का मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने सोचा कि मैं पहले 2 को जिताना चाहता हूँ, फिर 1 को जिताना चाहता हूँ, फिर 3 को जिताना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को वोट देगा, उसमें प्रेफरेंस भरी जाती है कि पहले 2 को चुना जाएगा, अगर 2 नहीं चुना जाएगा तो फिर 1 को होना चाहिए, और अगर 1 नहीं होगा तो 3 को चुना जाएगा। इसी प्रकार बाकी सदस्य भी अपना प्रेफरेंस बताते थे, लाइक जैसे ऐसे बता सकते, ठीक है। और इसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे वही विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं एकल संक्रमण मत द्वारा इलेक्शन करवा। अब बात करिए कि इस जो एकल संक्रमण मत द्वारा जो इलेक्शन करवाए गए थे, उसमें 3 श्रेणियां बनाई गई थी। कौन कौन सी, ये याद रखना है, स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी थी, देखो पहली है मुस्लिम। आरक्षित सीटों की बात कर रहे हैं हम, तो मुस्लिम की जो सीटें थी वो थी 78। इसके अलावा सिख की 4 सीटें थी, और सामान्य की 210 सीटें थी। तो 3 श्रेणियां बनाई गई, एक मुस्लिम श्रेणी, दूसरी सिख श्रेणी, और तीसरी सामान्य श्रेणी। तो मुस्लिम श्रेणी में 78 सीटें थी, सिख श्रेणी में 4 सीटें, और सामान्य श्रेणी में 210 सीटें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। वो कौन से 2 व्यक्ति थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। एक तो ये याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि 2 ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में निर्वाचित तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। पहला था जयप्रकाश नारायण और दूसरा था तेज बहादुर सप्रू। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। देखो चुनाव लड़ा किसने नहीं, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन निर्वाचित होने के बाद में त्यागपत्र किसने दिया, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। वो कौन कौन सी महिलाएं थी उनके बारे में देखते हैं। पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखना है कि जो 15 महिलाएं, पहले तो ये याद रखना है कि 15 महिलाएं थी और उनका एक बार नाम आप याद रख सकते हो। पहली है विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरी है सुचेता कृपलानी। और सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की नहीं, मतलब भारत में बनने वाली। और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला है वो सुचेता कृपलानी है और ये भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला भी है, सुचिता कृपलानी। जबकि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। आगे बात करते हैं तो जो तीसरी महिला थी वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की। उसके बाद में आती है राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है दक्षिणी वेलायुधन। दक्षिणी वेलायुधन संविधान सभा में भारत की एकमात्र दलित महिला थी। स्टार मार्क कर लो कि वह कौन सी दलित महिला है जो कि संविधान सभा में चुनी गई थी, तो वो थी दक्षिणी वेलायुधन। और इन्होंने विज्ञान विषय में क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो दलित महिला थी वो कौन थी? दक्षिणी वेलायुधन। नेक्स्ट है बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। ये भी स्टार कर लो। नेक्स्ट है अम्मू स्वामीनाथन, फिर है हंसा जीवराज मेहता, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी, इसके बाद में है रेणुका रॉय, एनी मास्करीन, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी और मालती चौधरी। तो एक बार आपको इनको रीड कर लेना है कि कौन कौन सी 15 महिलाएं थी। और जो ऊपर की जो मैंने आपको बताया था कुछ कुछ चीज़ें, वो आपको याद रखनी। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है संविधान सभा में राजस्थान से कौन कितने सदस्य थे और कौन कौन थे। संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे और कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि संविधान सभा में राजस्थान से 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य। कौन कौन थे? सबसे पहले हैं वीटी कृष्णमाचारी जो कि जयपुर से थे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से। अगले हैं हीरालाल शास्त्री, यह भी जयपुर से थे। फिर है सरदार सिंह जो कि खेतड़ी झुंझुनू से आते हैं। इसके बाद में है विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी इलेक्टेड तो हुए थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह बाद में आए थे बलवंत सिंह मेहता जो कि कहाँ से आए थे? उदयपुर से। तो विजय राघवाचारी के स्थान पे बलवंत सिंह मेहता आए थे। आगे हैं माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर से थे। राय बहादुर जो कि भरतपुर से थे। CS वेंकटाचारी जो कि जोधपुर से थे। इसके बाद में आगे हैं जय नारायण व्यास जो कि जोधपुर से थे। मुकुल बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। इसके बाद में KM पणिकर हुए थे लेकिन उनकी जगह जसवंत सिंह आए थे जो कि बीकानेर से थे। इसके बाद में गोकुल लाल आसावा जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। इसके बाद में आते हैं दलेल सिंह जो कि कोटा से थे। और फिर बाद में आते हैं रामचंद्र उपाध्याय जो कि अलवर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अलवर से आते हैं। तो ये 13 सदस्य थे राजस्थान से जो संविधान सभा थी उसमें। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठक। देखो, संविधान सभा की सभी बैठकों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको 4 बैठक याद रखनी है। सबसे पहले पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये याद रखना है कि ये अस्थायी सदस्य थे। पहली जब बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी सदस्य थे। और ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा में, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में दूसरी बैठक की बात करें तो 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई। और उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी सदस्य थे। याद रखना है कि दूसरी जो बैठक हुई उसमें स्थायी सदस्य बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और उसमें उपाध्यक्ष की बात करें तो HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। तीसरी जो बैठक है आपको याद रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? सबसे पहले तो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई, यानी पहली 9 को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को।
क्यों याद रखनी है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तीसरी बैठक। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। तो आपसे ये पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की किस बैठक में पारित किया गया? तो तीसरी बैठक में पारित किया गया था, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11वीं बैठक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं बैठक इसलिए याद रखनी चाहिए क्योंकि 12वीं बैठक अंतिम बैठक थी, यानी संविधान सभा में टोटल बैठकें कितनी हुई? 12 बैठकें हुई, और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, जो कि अंतिम बैठक थी। तो ये 4 बैठक आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना चाहिए संविधान सभा की समितियां और संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष, क्योंकि पिछली बार जो सवाल आया था वो जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन था, और हाँ, उसमें यदि आपको ये पता होता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इतने से वो जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेट होकर आप उसको हल कर सकते थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जोड़ी बनाने वाला सवाल बन सकता है। तो देखो कौन कौन सी समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राज्यों के लिए समिति है, उसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में आती है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय क्षेत्र समिति, जनजातीय क्षेत्र की समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अल्पसंख्यक तथा जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय क्षेत्रों की जो समिति थी उसमें कुछ उप समितियां भी थी, उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बोरदोलोई। इसके बाद में जो अगली उप समिति थी वो है बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति, अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। तो जो उप समितियां हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। इसके बाद में मूल अधिकार समिति, जो कि जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके बाद में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया की नियम समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में है राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ अस्थायी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कार्य समिति, तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। विधान के ड्राफ्ट की जांच हेतु, विधान मतलब कानून के ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट जो समितियां थी उनके अध्यक्ष मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। देखो, सबसे पहले तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे। तो याद रखना कि आपको ऑप्शन बना के दिया जाएगा कि प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, और आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो सदस्य हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। देखो, सबसे पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर पहले सदस्य थे प्रारूप समिति। दूसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद में तीसरे जो सदस्य हैं वो हैं सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चौथे हैं के.एम. मुंशी। पांचवे हैं एन माधवराव, और ये एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। पहले बी.एल. मित्र थे, लेकिन उनके स्थान पे बाद में एन माधवराव आ गए थे, क्योंकि बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे, लेकिन डीपी खेतान की पहले डीपी खेतान थे, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। तो ये 6 सदस्य थे जिनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो देखो,
भारतीय संविधान में सबसे पहले तो जो भारतीय संविधान बनाया गया था उससे पहले लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने। भारतीय संविधान के प्रारूप को 3 बार पढ़ने के बाद पारित किया गया। अब आपको जो याद रखना है वो है कि 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और ये भी याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को जो 15 अनुच्छेद थे उनको ही लागू किया गया था। इसके बाद में जो शेष संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तो उसमें 15 अनुच्छेद को तुरंत लागू कर दिया गया, लेकिन जो बाकी अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और एक चीज़ ये है कि जब भारतीय संविधान था जब पारित किया गया उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो थे 284 सदस्य। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो यह है 2 साल 11 महीने व 18 दिन। 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने। इसके बाद में बात करते हैं हम संविधान सभा की भूमिका के बारे में। सबसे पहले देखो 15 अगस्त 1947 को एक संप्रभु संस्था बनी। संप्रभु संस्था का मतलब ये अपना डिसीजन खुद ले सकते थे, यानी हम अपने देश के लिए कोई भी कानून बना सकते थे, किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या ले सकते थे, डिसीजन ले सकते थे। यानी कि एक क्या थी, सोवरेन संस्था थी, संप्रभु संस्था थी। दूसरी है कि दोहरी भूमिका का रोल निभा रही थी संविधान सभा उस समय जब 15 अगस्त 1947 का समय था। संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका, यानी कि एक तो संविधान निर्माण तो कर ही रही थी, इसके अलावा विधायिका मतलब कानून बनाने का काम भी कर रही थी। और यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लेना क्योंकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं संविधान निर्माण का, तो वो तो सब याद रखते हैं। देखो यहाँ पे जब विधायिका का काम करती थी संविधान सभा, जब विधायिका का काम करती थी तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। यानी विधायिका का काम करती थी तब तो अध्यक्ष कौन रहते थे, जीवी मावलंकर। और जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब अध्यक्ष रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, विधायिका के रूप में कार्य करेगी तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष होंगे और संविधान निर्माण का कार्य करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही, तो संविधान सभा की बात करें तो उस समय 389 से घटकर 299 हो गई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो पृथक हो गई, यानी अलग हो गई थी, इसलिए जो सदस्य संख्या है वो 389 से घटकर 299 हो गई। 299 में 229 प्लस 70, 229 तो थे ब्रिटिश भारत या भारतीय राज्यों से और 70 थे रियासतों से। तो याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की जो संख्या है वो 299 हो गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और है संविधान सभा के लिए वो देख लेते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान की गई संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान की गई। 13 मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, कॉमनवेल्थ की सदस्यता। देखो राष्ट्रमंडल क्या होता है, राष्ट्रमंडल एक देशों का ग्रुप रहता है। और किन देशों का ग्रुप रहता है, जो देश कहीं कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे होंगे। तो ब्रिटेन के जो अंडर में जितने भी देश रहे हैं उन देशों का ये ग्रुप है। हाँ, लेकिन सभी देश नहीं है, जैसे कि अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर में रहा, लेकिन वो कॉमनवेल्थ का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। तो कॉमनवेल्थ का सदस्य होने का मतलब क्या है, देखो कॉमनवेल्थ का सदस्य होने का मतलब ये है कि कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल ग्रुप बन गया है जिसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और जब भी कभी किसी देश में कोई भी किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है तो ये ग्रुप मिलके क्या करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपने सुना भी होगा कई बार कि जो क्रिकेट कंट्रीज है जैसे भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ये सब मिलके मैच खेलती है तो उस सीरीज का नाम रखा जाता है कॉमनवेल्थ सीरीज क्रिकेट में। तो ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये सभी देश किसके हैं, राष्ट्रमंडल के क्या हैं, सदस्य। नेक्स्ट जो है वो है 24 जनवरी 1950 की डेट। देखो 24 जनवरी 1950 को 4 काम किए गए। पहला राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है उसको मान्यता दी गई। दूसरा राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है उसको मान्यता दी गई। तीसरी है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और चौथा है संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी, कौन सी, 12वीं। ठीक है, तो ये 4 काम 24 जनवरी 1950 को किए गए। तो ये थी हमारी संविधान सभा। अब देखो मैं आपको सम अप कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए संविधान सभा में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में।
सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखना चाहिए जो भी मैंने बताया। देखो, नेहरू समिति 1928 में, स्वराज पार्टी 1934, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। तो 5 चीज़ तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी चाहिए। इसके बाद में बात करें तो संविधान सभा की हमने बात की थी। देखो, संविधान सभा में जो प्रतिनिधि चुने गए थे वो 10 लाख जनसंख्या पे एक चुना गया था। 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना गया था। चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष विधि से। और जो निर्वाचित सदस्य थे वो कितने थे? 296। और जैसे मैंने बताया कि जो निर्वाचन की पद्धति थी वो कौन सी थी? आनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति। और इसके द्वारा 3 श्रेणियां क्रिएट की गई थी आरक्षित। कौन कौन सी? मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम में 78 सीटें थी, सिख में 4 सीटें थी और सामान्य में 210 सीटें थी। फिर संविधान सभा में जो निर्वाचित महिलाएं थी वो कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकों की बात की तो 4 बैठकें मैंने आपको बोली थी, पहली, दूसरी, तीसरी और एक 12वीं जो कि अंतिम बैठक थी। पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जो कि क्या थे? अस्थायी थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसके बाद में संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष को आपको याद रखना है। और प्रारूप समिति जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें उसका गठन याद रखना है। कौन उसका अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और कौन कौन से सदस्य थे उनको आपको याद रखना चाहिए। फिर भारतीय संविधान के बारे में हमने बात की थी। पारित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था और उस समय 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। बाकी शेष जो अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस पे हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का लगा था। फिर हमने देखा था कि जो संविधान सभा थी वो 15 अगस्त 1949 को संप्रभु संस्था बन जाती है, सोवरेन संस्था बन जाती है। अध्यक्ष की 2 काम करती थी उस समय संविधान सभा, एक विधायिका बनाने का काम यानी कानून बनाने का काम और दूसरा संविधान निर्माण। जब विधायिका का काम करती थी तो अध्यक्ष रहते थे जीवी मावलंकर और संविधान निर्माण का कार्य करती थी उस समय अध्यक्ष रहते थे राजेंद्र प्रसाद। और 15 अगस्त 1949 के बाद में जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई थी, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग थी वो अलग हो गई थी इसलिए। तो ये थी हमारी संविधान सभा। आई होप कि आपको मैंने सब कुछ बता दिया है इसमें, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आई होप कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों।